हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं कि एक एक वीडियो करके आपको दे रहा हूं ताकि क्या हो, आपके एग्जाम में कोई समस्या आपको ना हो। लेकिन आपका जो काम होगा वह काम इसको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आप इस वीडियो का आनंद ले सके और अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाए। अगर आप ठान लेंगे कि हमें पढ़ना है तो आप पढ़ पाएंगे, अगर आप ठान लेंगे कि हम कल पढ़ेंगे तो आप कोई नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जो ठानते हैं अगर उसको करते हैं तभी आपको सफलता मिलती है, अन्यथा आपको सफलता भैया मिल नहीं पाएगी। तो हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में, इटली का एकीकरण। कहना तो है नहीं आपको, समझदार आप तो ये है कि वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर नए हो सब्सक्राइब करेंगे, अगर हाँ इसे हो सकता है तो इसे शेयर भी करेंगे, और ये ताकि क्या हो, इससे अन्य बच्चे भी लाभ उठा सके। तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इटली का एकीकरण, जो क्या है इस पाठ का सबसे नंबर 1 टॉपिक है और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया। ठीक, तो इसके बारे में मैंने आपको एक बताया था गैरीबाल्डी महोदय, और गैरीबाल्डी को भी इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा काबुल के बारे में, थोड़ा सा जोसेफ मस्सेनी के बारे में, और थोड़ा सा इमैनुअल के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो इटली क्या है, एक देश है, कहाँ का है, यूरोप का, पता है आपको ना, जानते हैं ना क्या है यह इटली एक देश है, कहाँ का है इटली, क्या है इटली एक देश है, कहाँ का है, यूरोप का। कहाँ का है, यूरोप। तो यूरोप एक महाद्वीप है, 7 महाद्वीप कुल है, जिसमें आपका क्या है, एक महाद्वीप का यूरोप है, यानी यहाँ वही जहाँ से अंग्रेज आए थे, अंग्रेज हुए। ठीक, तो इटली क्या है, एक यूरोप का देश है। इटली की जो राजधानी है भैया, क्या है, राजधानियां है, क्या है, वह है रोम, रोम है। ठीक, इटली की जो भाषा है, इटली की जो भाषा है वह है इतालवी। क्या है, इतालवी भाषा है, क्या है, इतालवी। कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है कि इतालवी कहाँ की भाषा है, तो इटली की। ठीक, और यहाँ के जो लोग कैसे हैं, इटालियन है। तो यह भी, क्योंकि आपका देश भले गुलाम हुआ था लेकिन यहाँ पर कम ट्रेम्मा नहीं हुआ, यहाँ का जो क्षेत्र था वह चारों तरफ बटा था। तो उस समय इटली को केवल 7 भागों में, इटली को 7 भागों में उस समय बांटा गया था, 7 भागों में बांटा गया था। अब 7 भागों में अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग लोगों का क्या था, राजतंत्र था, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों पे क्या करते थे, अलग अलग राजा अपना शासन करते थे। यानी कि अगर बात की जाए तो जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग, कौन सा भाग, उत्तरी भाग, यहाँ पे कोई और था, मध्य में कोई और था, और आपके दक्षिणी भाग में क्या था, दक्षिणी भाग में कोई और था। यानी कि अब सिंपली बात भैया, कोई भी देश होगा तो उसकी दिशा होगी भी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगी। तो उसमें देखा गया कि जो सबसे उत्तरी, अगर मान लीजिए इटली है, पूरा इटली है, तो इटली के इस वाले भाग पे कोई अलग था, नीचे वाले भाग पे कोई अलग था, और बीच वाले भाग पे कोई अलग था। यानी कि अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग राजा पूरा सिस्टम बना के रहते थे। यानी कि थे कौन, तो उत्तरी भाग में आपके थे ऑस्ट्रिया वाले, कौन थे, ऑस्ट्रियाई, कौन थे, ऑस्ट्रियाई थे। ऑस्ट्रियाई देश है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का देश है, तो ऑस्ट्रियाई, जैसे अपने यहाँ भारत लोगों को भारतीय, वैसे ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऑस्ट्रिया के लोगों को ऑस्ट्रियाई कहते थे। ये कौन सा वंश था आपका, हैब्सबर्ग, कौन था, हैब्सबर्ग, कौन था, हैब्सबर्ग। और मध्य में कौन था, मध्य में तो भैया कौन थे, ये पोप लोग, कौन लोग थे, पोप लोग। अरे पोप कौन होते हैं, अरे वही जो ईसाई धर्म के पूजा पाठ संपन्न कराते हैं उसी को कहते हैं पोप। जैसे अपने यहाँ पंडित जी, मुसलमान के यहाँ मौलवी जी, वैसे क्या ईसाइयों वाले के लिए पोप महोदय। और जो दक्षिणी भाग था, यहाँ पे कौन लोग थे, तो यहाँ पे भैया स्पेन का बुर्बो वंश, कौन था, स्पेन का बुर्बो वंश, कौन था, स्पेन का बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश था। यानी कि कहने का मतलब है कि इटली के 7 भागों पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अपना शासन कर रहे हैं, यानी कि पूरे इटली को एकदम तबाह कर दिए हैं। छोटे छोटे हिस्से में इटली को बांटा है और अलग अलग क्षेत्रों पे वहां पे लोग अपना शासन कर रहे हैं। तो यहीं पे क्या था, इटली में एक और एक साम्राज्य था जिसका नाम है सार्डिनिया पीटरमांड। क्या नाम है, सार्डिनिया पीटरमांड। और सार्डिनिया पीटरमांड ने क्या किया था, यह पूरा जिम्मेदारी उठाई थी, क्योंकि जो अन्य वंश थे वह किसी देश से आए थे, शासन कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रियाई मतलब जो सार्डिनिया पीटरमांड है, यह स्वयं वहां का एक छोटा सा स्थान है, और वहां के जो राजा हैं वह केवल इटली के थे, और जो ये इन क्षेत्रों में है वह अलग देश से आए हुए थे और इन पे अपना राज जमा रहे थे। तो लोगों के मन में यह इच्छा जागृत हुई, क्योंकि इटली अलग अलग भागों में बटा था और अलग अलग लोगों पे अपना शासन करते थे।
तो सोचा कि हम क्यों ना इटली को एक करें। तो इटली के एक करने के लिए सबसे पहले 7 भागों में बटा है उसको लाके एक भाग में बनाए और वहां पे क्या करें, लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाएं, गणतंत्र की व्यवस्था अपनाएं, जो क्या है राजतंत्र, को हम खत्म करें। ठीक, तो इसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किया, यानी कि जिसके अंदर क्रांतिकारी की भावना थी, जिसके अंदर अपने देश प्रेम की भावना थी, उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद इस पूरे इटली को एक करने का प्रयास किया। उसी में आपका एक व्यक्ति जिसका नाम है जोसेपे मैस्सिनी। कौन है आपके? जोसेपे मैस्सिनी महोदय। कौन? जोसेपे मैस्सिनी। जोसेपे मैस्सिनी। जोसेपे मैस्सिनी। अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूं तो जो जोसेपे मैस्सिनी भैया है, यह पैदा कब हुआ था? 1807 में। कब? 1807 में। इसका जो जन्म है, जन्म कब हुआ था? 1807 में। एक स्थान है जेनेवा। जेनेवा, ये वहां पे क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। ठीक, जो कहां पे है? स्विट्जरलैंड पे। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? स्विट्जरलैंड के जो राजधानी जेनेवा है, नहीं सॉरी, स्विट्जरलैंड का एक शहर है क्या? जेनेवा, वहीं पे क्या होता है? इसका जन्म हुआ था। ठीक, अच्छा, जोसेपे मैस्सिनी शुरुआत में एक गिबर्टी नामक व्यक्ति था। गिबर्टी नामक क्या था? एक व्यक्ति था। और इसने क्या बनाया था? एक बनाया था गुप्त संगठन। क्या बनाया था? गुप्त संगठन। अच्छा, ये गुप्त संगठन यानी कि चोरी चुप्पे बनाते थे, एक पूरे संगठन का निर्माण करते थे और उस संगठन के माध्यम से ये उन क्रांतिकारियों को, उन राष्ट्रवादियों को इकट्ठा करते थे जो देश के लिए सर्वोपरि होंगे और साथ साथ जिनको क्या होगा? राजतंत्र पसंद नहीं होगा। ठीक, अगर प्रसिद्ध करते तो राजवा इनको फांसी पे लटका देता। इसीलिए ये चोरी चुप्पे करते थे, अलग अलग प्रकार के समूहों का निर्माण करते थे। तो उसी में एक था गिबर्टी नामक व्यक्ति। इन्होंने क्या बनाया था? कार्बोनारी संगठन बनाया था। कौन? गिबर्टी एक व्यक्ति था जो कार्बोनारी संगठन बनाया था। और उसी कार्बोनारी संगठन का जो सदस्य था, कौन था? यह भैया शुरुआत में कौन बन गया? मैस्सिनी बन गया। क्या बन गया? मैस्सिनी बन गया। और 1831 में जब इसकी उम्र 24 वर्ष की थी, यानी कि भैया एकदम मुस्टैंडा हो गया था, गबरू जवान हो गया था, यानी कि ये पूरा युवा हो गया था। तो लिगुरिया में, कहां पे? लिगुरिया एक शहर है कहां का? इटली का। तो लिगुरिया में आंदोलन हो रहा था और उसी आंदोलन के चलते भैया इसको भगा दिया गया। किसको? मैस्सिनी को भगा दिया गया, हटो तुम यहां से। अब भैया चोरी चुप्पे गया, और क्योंकि यह सदस्य था किसका? कार्बोनारी का, यानी कि गुप्त संगठन का सदस्य था, तो चोरी चुप्पे गया। और 1831 में ही मर्सियाई नामक स्थान पे क्या कर दिया भैया? अपना एक स्वयं गुप्त संगठन बना लिया, जिसका नाम रखा गया युवा संगठन या युवा इटली। क्या? युवा इटली, या इससे अंग्रेजी कहते हैं यंग इटली। क्या कहते हैं? यंग इटली कहते हैं। और इसमें जो इस इटली के बड़े बड़े ठंडे लोग थे, एकदम पूरा जवान लोग थे, पूरा एकदम क्रांति का भवन जिसके अंदर दौड़ती थी पूरा एकदम लाइट की तरह, वही लोग क्या किया? इसमें शामिल किया। और जब शामिल किया तो धीरे धीरे क्या करने लगा? यह इटली को एक करने के लिए गुप्त लाने बनाने लगा, और साथ साथ इटली में राज्य व्यवस्था खत्म करने के लिए यह अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने लगा। अच्छा, और धीरे धीरे यह अपने संगठन को और फैलाया और पूरे यूरोप लेवल पर ले गया। और 1834 में क्या किया इन्होंने? कौन? मैस्सिनी महोदय 1834 में बर्न नामक स्थान पे यह एक और संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया यंग यूरोप, यानी कि युवा यूरोप, यानी कि इसका और नाम क्या है? यंग यूरोप नाम है। यह लगातार प्रयास करता गया और अलग अलग प्रकार की संस्थाओं का या संगठनों का निर्माण करता गया, और अपने देश को एक करने के लिए, राजतंत्र व्यवस्था खत्म करने के लिए अनेक प्रयास किया। और 1848 में पूरा यह भयंकर वाला क्या कर दिया? आंदोलन। 1848 में कौन? जोसेपे मैस्सिनी। कौन? जोसेपे मैस्सिनी 1848 में क्या कर दिया? पूरा आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। लेकिन इसका जो प्रयास था बेचारे का विफल हो गया। 1848 में क्या कर दिया? यह बड़ा सा क्या करा? आंदोलन करा, लेकिन यह आंदोलन फेल हो गया
और वास्तव में जो गणतंत्र है इसकी स्थापना, गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई, राजतंत्र की स्थापना ऐसे बनी रही। अब भैया जो सार्डिनिया पीटरमान का राजा था जिसका नाम था इमैनुअल सेकंड, इमैनुअल सेकंड का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था काबूर। इमैनुअल सेकंड का क्या था, एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था कैमिलो माउंट या कैमिलो काउंट काबूर। यह भैया बहुत ही दिमागदार था। जैसे चंद्रगुप्त को राजा बनाने के पीछे चाणक्य का हाथ था, उसी प्रकार इमैनुअल द्वितीय को राजा बनाने के लिए किसका हाथ था, काबूर का हाथ था। अच्छा, यह 1848 में सार्डिनिया के राजा सार्डिनिया पीटरमांड के शासक जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था इमैनुअल, जिसका नाम क्या था, इमैनुअल था। और इमैनुअल ने अपने प्रधानमंत्री जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काबूर, क्या नाम है, काबूर, इसको आदेश दिया कि अब कैसे किया जाए, इटली में राजतंत्र की व्यवस्था खत्म किया जाए और कहाँ लाया जाए, यहाँ पे लाया जाए भैया आपका कौन तंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र। ठीक, अच्छा, तो धीरे धीरे प्रयास किया और इसी समय गैरीबाल्डी जो दक्षिण अमेरिका गया हुआ था वहां से वापस चला आया और 1800 मैं यहां लिख रहा हूं 1856 में जो गैरीबाल्डी है, गैरीबाल्डी की जो मुलाकात है किससे हो गई, काबूर से हो गई। कहां से, किसको हो गई, काबूर से हो गई। और 1857 में गैरीबाल्डी ने क्या किया, गैरीबाल्डी ने भैया अपना पूरा जो जीवन है वह इटली के एक करने के लिए समर्पण कर दिया। यानी कि राजा से मिला कौन, गैरीबाल्डी, और कहा है कि राजा महोदय हम क्या करेंगे, इटली को एक करने के लिए अपनी पूरा जीवन लगा देंगे और इटली को एक कर देंगे। ठीक, और गैरीबाल्डी और काबूर इन दोनों के सहयोग से 1859 में किसको, ऑस्ट्रियाई से, मतलब ऑस्ट्रियाई लोगों को, साथ साथ 1860 में स्पेन लोगों को हटाने में क्या हो गए, ये दोनों सफल हो गए। हटाने में क्या हो गए, हटाने में सफल हो गए। कौन कौन, और गैरीबाल्डी और कौन, और काबूर महोदय। ठीक, और इसी प्रकार क्या किया 1861 में, 1861 में क्या किया, 1861 में अब जो इटली का सम्राट है, इटली का राजा है, वह इमैनुअल को यानी कि इमैनुअल द्वितीय को बना दिया। लेकिन अभी पूर्णतः जो इटली है वह एक नहीं हुआ है, केवल इटली के कुछ भागों का जो राजा है वह इमैनुअल द्वितीय बन चुका है। लेकिन अभी भी जो कुछ द्वीप हैं, जैसे आपका बेलेनिया द्वीप, आपका रोम द्वीप अभी यह बचा है और इस पे अभी इनका कब्जा नहीं हो पाया है। तो इसके सहयोग से, क्योंकि जैसे ही क्या बना, जैसे ही राजा बना उसके 2-3 महीने बाद काबूर की मौत हो गई। यानी कि 1861 के जैसे राजा बना था तो उसके 2-4 महीने बाद क्या हो गई थी, काबूर की मौत हो गई थी। लेकिन अभी भी कुछ देशों पे यानी कुछ द्वीपों पे क्या है, अभी भी उनको एक करना, उन पे जो व्यवस्था उसको खत्म करने का प्रयास जारी है। ठीक, अब क्योंकि जो गैरीबाल्डी था यह अमेरिका गया था और अमेरिका में यह आंदोलन में जो वहां का उस देश में आंदोलन चल रहा था जिसको एक करने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में एकीकरण की भावना, राजतंत्र को खत्म करने की भावना एकदम मतलब पूरा चल रही थी। साथ साथ क्या किया गया कि 1868 में, कब 1868 में क्या किया गया कि किसके माध्यम से, 1868 में लाल कुर्ती आंदोलन या लाल कुर्ती नामक सेना का गठन कौन किया, गैरीबाल्डी। कौन किया, गैरीबाल्डी ने किया। इससे कहते हैं इंग्लिश में रेड शर्ट, कहते हैं रेड शर्ट कहते हैं। ठीक, और यह लगातार युद्ध किया और युद्ध करने के बाद यह बेनेशिया द्वीप और रोम पे, इन दोनों पर भी क्या करने लगा, इन दोनों पर भी
इमैनुअल का यानी कि गैरीबाल्डी का कब्जा हो गया। और इस प्रकार 1870 के दशक में 1870 के दशक में क्या हुआ कि इमैनुअल द्वितीय पूरे इटली का क्या बन गया? पूरे इटली का सम्राट बन गया। क्या बन गया? पूरे इटली का सम्राट बन गया। और इटली की जो राजधानी है, उसको रोम को इटली की राजधानी बना दिया गया। किसको? रोम को इटली की राजधानी बना दिया। इस प्रकार क्या हुआ? संपूर्ण यानी कि काबुल की सहायता से, गैरीबाल्डी की सहायता से, मैसेनी की सहायता से और इमैनुअल की सहायता से क्या हुआ? पूरे इटली पे जो अन्य राजतंत्र था उसको खत्म करके, इटली को एक करके और संवैधानिक यानी कि पूरा सिस्टमेटिक एक देश बना दिया गया। ठीक, यानी कि अब पूछता है कि इटली को एक करने वाला जो दिमाग है किसके अंदर आया? मैसेनी के। उसकी जो तलवार काम किया वो गैरीबाल्डी का, बाकी इमैनुअल और काबुल क्या थे? उसके शरीर थे। यानी कि पूरे इटली को इस प्रोसेस के यानी कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान क्या किया गया? इटली को एक किया गया। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है कि इटली का एकीकरण को समझाइए, या साथ साथ कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, मैसेनी, काबुल और इमैनुअल की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट कीजिए। चाहे आपका लॉन्ग में आएगा, चाहे आपका शॉर्ट में आएगा, लेकिन आएगा आपकी कन्फर्म में। ठीक, तो अच्छा एक क्वेश्चन और आता है आपके कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो मैसेनी कहा था ये सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है? आप इसको कमेंट करेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कहा था कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मैसेनी है? यह व्यक्ति किसने कहा था? तो इस पूरे सेशन साथ अब हम इसको करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।